प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने शब्द रूप का जो टॉपिक था उसको पूरा किया था 3 भागों में, और इस तरीके से हम शब्द रूप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम शब्द रूप बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक स्थायी याद होंगे। इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी रह गए जिनको हमने उसमें नहीं बताया था, जैसे युष्मत शब्द है, अस्मत् शब्द है, इदम है, तद है। यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, जैसे युष्मद अस्मद है, क्योंकि उनको जैसे इस प्रक्रिया से देखते हैं तो वो थोड़ा और ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरल से सरल तरीके से हम शब्द रूप को अच्छी तरह से याद कर सकें। लेकिन अधिकतर जो शब्द है वो हमने जो 3 भागों में पढ़ाए थे उसके आधार पर ही बनेंगे, और ज़्यादातर हलंत शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे। हलंत जो शब्द होते हैं उनमें निश्चित रूप से सु औजस की जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करना होगा, जिसके आधार पर वो शब्द और ज़्यादा सरल तरीके से याद हो जाएंगे। तो शब्द रूप से हमको विभक्तियां स्पष्ट हो गई कि शब्द की विभक्ति को देखेंगे, हम वचन को देखेंगे। उससे पहले हमने एक टॉपिक और पढ़ा था उपसर्ग वाला, जो शब्द धातु से पूर्व में जुड़ेगा। वहाँ भी किसी और दूसरे टॉपिक की उसको आवश्यकता नहीं होती थी। तो जैसे ही हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा, संधि पढ़ी और शब्द रूप पढ़े, आज इसी क्रम में एक टॉपिक जो एक सरल से कठिन की और जिसको पहले वाली प्रक्रियाओं की ही आवश्यकता होगी, और आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी दूसरे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो इसके लिए आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है प्रत्यय वाला। तो देखिए, प्रत्यय का टॉपिक कोई सी भी एग्जाम लें, प्रत्यय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और समझने के दृष्टिकोण से भी एक सरल मार्ग से इनको समझा जा सकता है। रीट की एग्जाम के अंतर्गत, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक अभी रीट की एग्ज़ाम है और सबसे पहले रीट की एग्ज़ाम होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि रीट की एग्ज़ाम के लिए तो प्रत्ययों में से सिर्फ एक प्रक्रिया ही हमको याद रखनी है कि उस प्रत्यय से जुड़ा हुआ जो शब्द है वो किस तरह का होता है, उस प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द के अंत में किस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे ही हम रीट का क्वेश्चन उत्तर कर देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते, क्योंकि वो सभी विषय वालों के लिए निर्धारित भाषा 1 और भाषा 2 के रूप में होता है। तो एक सामान्य सा ज्ञान आता है, और उसमें जैसे हम पूछते हैं, कई बार देखा भी होगा आपने पिछले रीट के पेपर्स में, उसमें सीधा एक सिंपल सी जो प्रत्यय की सामान्य सी पहचान होती है उसके बेस पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेता है विकृत्वा में कौन सा प्रत्यय, तो वहाँ त्वा को देख करके हमको कत्वा प्रत्यय, इस तरीके के सरल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, लेकिन यहाँ जब हम इस प्रत्यय के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो वैसे सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम उसको फोकस कर रहे हैं रीट के लिए, और रीट के विद्यार्थियों के लिए एक सरल तरीका, लेकिन बीच बीच में कहीं मैं थोड़ा सा उसको और दूसरी एग्ज़ाम के लिए भी उसको शामिल करूँगा उन चीज़ों को। इसलिए रीट वालों को अपने सामान्य बेस पर उसको पढ़ना है। बाकी जो विशेष चीज़ है, अगर कोई उसमें रुचि रखता है, जो संस्कृत का विद्यार्थी, उसको भी ग्रहण करे, लेकिन जो सामान्य मैथ्स आदि के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सामान्य प्रत्यय में जो बचता है उसको, और उससे किस तरह का शब्द बनता है उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए, प्रत्यय का टॉपिक है। सबसे पहले तो यही देखें कि प्रत्यय शब्द यहाँ से प्रारंभ हुआ हमारा, और ये क्योंकि एक टॉपिक पढ़ चुके हैं हम उपसर्ग का, इसलिए अब बता सकते हैं प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। इसके आधार पर हम देख रहे हैं इकारांत जो उपसर्ग है 3 प्रक्रियाओं में मिलेगा हमको। ई के रूप में मिलेगा, दीर्घ ई के रूप में मिलेगा, और यण संधि के रूप में मिलेगा, यानी प्रत्यय के रूप में, प्रति प्रति प्रत्यय के रूप में दिखाई देगा। तो ये प्रति अय है। अय को यहाँ एक शब्द माने आप, और इसको एक उपसर्ग माने, इसलिए ऐसे अय शब्द जहां भी मिलेगा वहां उससे पहले उपसर्ग की परिकल्पना होगी। जैसे अन्वय लिखा तो अनु प्लस अय होगा। अब देखिए, हर चीज, हर शब्द उसको अच्छी तरह से पढ़ें और इस तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त करें कि उसके बारे में हम हर प्रकार का उत्तर दे सकें। प्रत्यय शब्द का संधिच्छेद प्रति अय है। ये जो अय शब्द बना है ये ई धातु से
अच प्रत्यय करके बना है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में एक सूत्र बनाया था एरच, यानी इकारांत जो धातुएं होती है उनको अच प्रत्यय किया जाता है। तो अब याद रखें इस तरह के जो भी शब्द, अब देखिए कई सारे शब्द मिलेंगे हमको, जैसे इस तरह का एक दूसरा शब्द भी पढ़ा हमने, जैसे जय, एक शब्द पढ़ा जैसे नये, एक शब्द पढ़ा जैसे चये। तो देख रहे हो ये सब अब हम बता सकते हैं आराम से, ये सब इकारांत धातुएं हैं और इनमें कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? अच प्रत्यय। अच प्रत्यांत शब्द ये पुल्लिंग के रूप में लिखा गया है, तो प्रत्यय शब्द यहाँ पुल्लिंग है। और इसी तरह जी धातु से अच प्रत्यय करेंगे जय बनेगा, नी धातु से अच प्रत्यय करेंगे नये बनेगा, और ची धातु से अच प्रत्यय करेंगे चय बनेगा। तो ऐसे शब्द इकारांत धातु के रूप में जब भी हमको दिखाई दें, हमारा सीधा उत्तर होना चाहिए उसमें कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय है। नंबर 2 पर अब बात आती है कि क्या है ये प्रत्यय, प्रत्यय किसको कहा जाएगा? हिंदी के अंतर्गत हम आराम से इस परिभाषा को और सरल तरीके से देख सकते हैं कि जहां पर इसके रूप में यही परिभाषा दी गई प्रतीयते, लेकिन इसका पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग किया गया विधीयते। प्रतीयते अथवा विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब वो विधान किससे किया जाता है? तो यहां अगला प्रश्न आता है कि जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, लेकिन फिर प्रश्न आता है कि वो विधान किससे किया जाता है? कस्मात, यानी किससे किया जाता है? तब वहां उत्तर मिला कि या तो धातु अथवा शब्द। प्रत्यय शब्द के संधि विच्छेद के पश्चात उसकी परिभाषा के रूप में प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, और फिर पूछा कि ये जो विधान किया जाता है, जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, लेकिन उसका विधान किससे किया जाता है? तब वहां उत्तर 2 मिलते हैं हमको कि वो धातु से भी होता है और शब्द से भी होता है। तो ये ध्यान रखें, ये पंचमी है और यह पंचमी के रूप में ही उत्तर आएगा। धातु और शब्द से जिसका विधान किया जा रहा है उसका नाम क्या है? प्रत्यय है। अब यहां इसके बाद में देखा कि भाई इस धातु से जो प्रत्यय होंगे उनको एक नाम दिया गया कृत, और इन शब्दों से जो होने वाले प्रत्यय थे उनको नाम दिया गया तद्धित। जिस शब्दांश का विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, और वो प्रत्यय धातु या शब्द से होते हैं, और धातु से होने वाला जो प्रत्यय है उसका नाम कृत प्रत्यय है, और जो शब्द से होने वाला प्रत्यय है उसका नाम तद्धित प्रत्यय है। लेकिन यह थोड़ा सा और इसको डिटेल कर लें कि ये जो धातु से होने वाला प्रत्यय कृत है, यहाँ कभी कभी कुछ ऐसे प्रत्यय भी होते हैं जिन धातु से होते हैं लेकिन उनको हम कृत नहीं कह सकते। जैसे आपने पठ धातु है और उससे तिंग प्रत्यय जोड़ा और वहां पठती रूप बनाया, तो अब ये जो ती जुड़ रहा है ये भी एक धातु से ही जुड़ रहा है, लेकिन ये प्रत्यय इस कृत प्रत्यय की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये एक धातु रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं और इनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है तिंग। तिंग का मतलब 18 प्रत्यय, जो मैंने आपको 21 प्रत्यय सुप भी पढ़ाए थे वो शब्द रूप में काम आते हैं, और ये जो 18 है ये तिंग प्रत्यय कहलाते हैं और ये धातु रूप बनाने में काम आते हैं। इनमें से 9 परस्मैपद पद के होते हैं और 9 आत्मनेपद पद के होते हैं। तो ये इनको कृत की श्रेणी में नहीं रखा। जैसे प्रश्न कभी आ जाता है कि धातु से होने वाला कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है, तब उत्तर हम ये तिंग के रूप में उत्तर भरेंगे कि तिंग के जो 18 हैं, जो 9 पठती पठतय पठंती पठसी पठतय पठत पठामी पठावय पठाम, ये 9 प्रत्यय पीछे ती वाले, और 9 ही आत्मनेपद के ते, जैसे वो लिखते हैं सेवते सेवेते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। तो अब देखो यहां इनको हम कृत प्रत्यय नहीं कहेंगे। इसी तरह के कुछ ऐसे प्रत्यय और होते हैं जिसमें किसी धातु से स्वार्थ में कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे आपका
सन आदि जो प्रत्यय हैं, जैसे आपका यंग आदि जो प्रत्यय हैं, तो वो भी कृत प्रत्यय की श्रेणी में नहीं माने जाते। अब तो इनको थोड़ा सा याद रख लें। हालांकि ऐसा ये विशेष जो परीक्षाएं होती है व्याकरण की, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमको यहाँ सिर्फ दो बातों पर विशेष ध्यान रखना है कि धातु से होने वाला प्रत्यय क्या कहलाएगा, कृत, लेकिन धातु से होने वाला तिंग, धातु से होने वाले सन आदि जो प्रत्यय हैं वो कृत की श्रेणी में नहीं आते हैं। शब्द से जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित का मतलब होता है तेभ्य हित, अर्थात उनका हित, अर्थात किनका, शब्दों का हित, क्योंकि ये प्रत्यय जब जुड़ेंगे तो शब्दों का हित होगा, शब्दों की वृद्धि होगी, और उसके रूप में उनको तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। इसमें भी थोड़ा सा जैसे वहां पढ़ा था वैसे ही यहां है कि इसमें कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने का काम करते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, उनको यहां तद्धित प्रत्यय से बाहर रखा गया है, इसलिए ये तद्धित के रूप में नहीं है। तो अब इस तरीके से पढ़ें, धातु से होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, शब्द से होने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, लेकिन धातु से होने वाले ये कुछ प्रत्यय हैं जो कृत की श्रेणी में नहीं आते हैं, और शब्द से होने वाले ये प्रत्यय कृत की श्रेणी में, तद्धित की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी तरीके से जैसे राम शब्द, जैसे यहाँ धातु के रूप पढ़े थे हमने राम शब्द, और जो पढ़े थे हमने सुप आदि जो 21, वो भी तद्धित प्रत्यय से बाहर हैं। ये तद्धित प्रत्यय से बाहर माने गए हैं, होते ये शब्द से ही हैं, लेकिन ये शब्द रूप बनाने के काम आते हैं, और ये शब्द से उस शब्द के अर्थ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अब यहाँ तक की चीज़ें स्पष्ट है हमारी कि भाई धातु से होने वाला प्रत्यय क्या है, कृत, शब्द से होने वाला प्रत्यय कौन सा है, तद्धित, लेकिन ये उससे बाहर और ये भी उससे बाहर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब एक कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ, जैसे पूछा कि भाई विजेता, इसको परिभाषित कीजिए, ये क्या है। अब उसमें दे देगा कृत, बी में दे देगा कृदंत, सी में दे देगा तद्धित, और डी में दे देगा तद्धितांत। तो देखिए अब क्या ऑप्शन भरे हम। अब देखो ध्यान से, यहां भी कुछ चीज पढ़ने की होती है। तो कृत, और अब देखो दो शब्द है इसमें, कृत और कृदंत, तद्धित और तद्धितांत। कृत का मतलब प्रत्यय है, और कृदंत का मतलब है वो कृत प्रत्यय जिसमें जुड़ा है उसको हम कृदंत, इसलिए विजेता एक कृदंत शब्द है। विजेता के लिए यह परिभाषा होगी कि जहां पर कृत प्रत्यय है अंत में जिसके, उसको क्या कहेंगे हम, कृदंत कहेंगे। तो याद रखें, धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं, और वो कृत प्रत्यय जुड़ करके जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत शब्द कहते हैं, उसका नाम क्या हुआ, कृदंत हुआ। और शब्द से जुड़ने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जिस शब्द में वो तद्धित प्रत्यय जुड़ गया उस शब्द को हम तद्धितांत कहते हैं। जैसे ये कहा कि भाई माधुर्यम क्या है, तो माधुर्यम तद्धितांत है, माधुर्यम को हम तद्धितांत कहेंगे। तो यहां तक की परिभाषा हो गई हमारी, कृत और तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं, कृदंत किसको कहते हैं और कृत किसको कहते हैं, इसका अंतर समझ में आया। तद्धित किसको कहते हैं और तद्धितांत किसको कहते हैं, उसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कि तद्धितांत तो वो है जिसमें कोई तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और तद्धित प्रत्यय वो है जो किसी शब्द से जुड़ा है, और कृत प्रत्यय वो है जो किसी धातु से जुड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी क्रम में सबसे पहले हम कृत प्रत्ययों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए अब इस कृत प्रत्यय को भी दो पार्ट कर दिए इसके, एक को ये मूल कृत के रूप में रखा और एक का नाम कृत्य हो गया। देखिए इसके बाद कृत और कृदंत पढ़ने के पश्चात कृत के दो पार्ट किए, एक का नाम कृत हुआ और एक का नाम कृत्य हो गया। तो कृत्य जो प्रत्यय हैं इनको सबसे पहले ले रहे हैं हम, क्योंकि ये संख्या में कम है, बाकी सभी इनके अलावा जितने भी प्रत्यय रहेंगे उनका नाम क्या रहेगा, कृत रहेगा। तो कृत्य भी कृत हैं, लेकिन उस कृत प्रत्यय के दो पार्ट हुए,
उनके स्वरूप के दृष्टिकोण से, उनके प्रयोग के दृष्टिकोण से कि उनको दो भागों में अब क्यों बांटा गया, क्या कारण था कि जब धातु से ये जुड़ता है, धातु से ये जुड़ता है, तो फिर उसके दो पार्ट करने के पीछे क्या प्रयोजन था। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इस तरह से पढ़ें कि ये जो कृत्य प्रत्यय होते हैं मूल रूप से अधिकांश स्थितियों में, क्योंकि व्याकरण में अधिकांश ही कहा जाता है, प्रायण ही कहा जाता है, पाणिनि ने बार बार और वृत्तिकारों ने भी बार बार यही कहा कि प्रायण शब्द का प्रयोग किया गया, और इसमें भी इसी तरह की स्थिति है कि अधिकांश जो शब्द कृत्य प्रत्यांत होंगे उन कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग जब करते हैं तो भाव और कर्म में होता है, जबकि कृत प्रत्यय का अर्थ कर्ता अर्थ में होता है। एक सूत्र है कर्तृकृत, यानी कर्तृ प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं, और कृत्य जो प्रत्यय हैं वो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। भाव कर्म ये कृत्य में होंगे, कृत्य प्रत्यय होंगे, और कर्तृ अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा, कृत। थोड़ा सा समझ लें हम भी कि भाई भाव और कर्म किस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, कर्ता में किस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो अब जैसे आपने एक उदाहरण पढ़ा कि जैसे मैंने ये कहा कि भाई मया जलम पेयम, मया जलम पेयम, ऐसी स्थिति में तो मया जलम पेयम। अब इसमें देखो ये जो पेयम शब्द बना हुआ है ये एक धातु से जुड़ा हुआ प्रत्यय है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो वाक्य बन रहा है ये कर्मवाच्य का वाक्य है, यानी इसको कर्म में कहा जाएगा। कर्म से तात्पर्य है कि जहाँ पर कर्म प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, उसके अनुसार ये क्रियापद बन जाता है। ये जो कर्ता है ये तृतीया विभक्ति के रूप में रहता है, और ये कर्ता अनुक्त होता है, और जब ये अनुक्त होता है तो ये उक्त होता है। अनुक्त कर्ता के साथ उक्त कर्ता का प्रयोग होता है, और अनुक्त कर्ता के साथ उक्त कर्म का प्रयोग होता है, और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो भी उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, अनुक्त होगा उसमें, जैसे कर्म अनुक्त है तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्ता अनुक्त है तो उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो अभी तो सिर्फ हम ये सब चीज़ें हम वाच्य परिवर्तन में पढ़ेंगे, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम इसको समझ रहे हैं कि कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म में किस तरीके से किए जाते हैं। तो वहाँ यही समझें कि वो भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में होते हैं। जिस दिन हम कर्तृवाच्य भाववाच्य कर्मवाच्य पढ़ेंगे तब इसके बारे में और विशेष पढ़ेंगे। तो यहाँ अब समझ लें हम कि कृत्य प्रत्यय जो भाव और कर्म में होते हैं, कर्म का मतलब उसके साथ कर्म अपेक्षित होता है, भाव का मतलब उसमें आपकी जो अकर्मक क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रियाओं से हम भाववाचक शब्द बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले कृत्य प्रत्ययों का जो वर्णन है उसको पढ़ते हैं कि उसके अलावा फिर हमारे पास कृत बचेगा। तो देखिए कृत्य प्रत्यय यहाँ मुख्य रूप से 7 कृत्य प्रत्ययों को लिया गया, और उसके रूप में एक है यत्, दूसरा है ण्यत्, और तीसरा है क्यप। इसी तरह से एक है केलिमर, और एक है तव्यत्, तव्य और अनियर। ये कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्रत्यय पढ़े गए। तो याद रखें, नाम से याद रख लें, यत् ण्यत् क्यप और तव्यत् तव्य अनियर और केलिमर। ये 7 प्रत्यय कौन से हैं, कृत्य संज्ञक। इसके अलावा जो धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय वो कौन से हैं, कृत है। इनका प्रयोग कर्म या भाव में किया जाता है, कुछ विशेष उदाहरणों को छोड़कर। जैसे वस धातु से तव्यत् प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, वस्तव्य। लेकिन अधिकांश का मतलब 99% जो उदाहरण है वो किस में होंगे, इनके भाव और कर्म में होंगे। तो यहाँ तक हमने प्रत्यय के बारे में एक प्रस्तावना के रूप में पढ़ा कि प्रत्यय शब्द किस तरह का है और उसमें कौन सा प्रत्यय है, उसकी परिभाषा क्या है। और उसके पश्चात ये भी पढ़ा कि धातु से जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, उससे बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द से जुड़े हुए प्रत्यय किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं जो तद्धित की श्रेणी में नहीं आते,
और कौन कौन से ऐसे धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं जो कृत की श्रेणी में नहीं आते। और उसके बाद कृत को दो पार्टों में पढ़ा हमने, कृत और कृत्य के रूप में, और यहाँ पढ़ा कर्ता और ये भाव और कर्म के रूप में। कृत्य के 7 प्रत्यय हमने पढ़ लिए, यत, ण्यत, क्यप, अनियर, केलिमर, तव्यत और तव्य। अब आपका सिलेबस इस प्रत्यय के रूप में इस तरीके से आपको एक शब्द दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ कृत्य प्रत्यय के इन 3 प्रत्ययों से स्टार्ट कर रहे हैं। इनको सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि इनके शब्दों में किस तरीके से हमको देखना है, उसके साथ चयन करना है। तो उसके आधार पर देखते हैं आगे। तो देखिए अब हम हमारे जो प्रत्यय हैं उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। कृत्य प्रत्ययों के 3 प्रत्ययों को हम सबसे पहले ले रहे हैं, यत, ण्यत और क्यप। हालांकि इसके साथ हम थोड़ा सा एक अलग से आगे प्रत्यय आएगा कृत प्रत्ययों में, ल्यप को भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी पहले इन 3 को देखिए। तो देखिए यत, ण्यत और क्यप एक साथ इनको इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि तीनों की स्थितियां एक जैसी है, तीनों में एक ही शब्दांश शेष रहता है। और जब एक ही शब्दांश एक से ज्यादा प्रत्ययों में शेष रहते हैं तब थोड़ा सा कठिन सा हो जाता है कि वहां हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि यहाँ यत भरें, ण्यत भरें या क्यप भरें। तो अब देखिए ये एक सरल तरीका है जिससे आप तीनों प्रत्ययों को बहुत कम समय में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपना उत्तर भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि यत प्रत्यय में जो ये बचता है, ण्यत में भी ये बचता है और क्यप में भी ये बचता है, तीनों ही हमारे कृत्य प्रत्यय हैं। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि कैसे हम अंतर समझें कि इनमें कौन कौन से प्रत्यय माने जाएं। तो सबसे पहले यहां थोड़ी सी एक बात याद रखनी होगी, हालांकि इस सूत्र के रूप में नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखें। एक ऐसा सूत्र है अचोयत, और उसका मतलब होता है कि अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है। अजंत का मतलब जिनके पीछे स्वर है। अजंत से तात्पर्य है ऐसी धातुएं जो स्वरांत धातुएं होती, जिनके अंत में स्वर पाया जाता है। जैसे एक धातु पढ़ी हमने ज्ञा, इसका मतलब ज्ञा के पीछे आ है तो ये अजंत धातु कहलाएगी, ये स्वरांत धातु कहलाएगी। इस तरह की धातुओं को हम स्वरांत धातु, अजंत धातु नहीं कहेंगे क्योंकि इनके लास्ट में ये हलंत लिखा हुआ है और इनके पीछे स्वर नहीं है। इसलिए याद रखें जब किसी धातु के अंत में कोई स्वर हो तो उससे सबसे पहले ये सूत्र वहां यत प्रत्यय की प्राप्ति दिखाता है। क्यों इसको लिखना और इसको पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि बताओ अजंत धातुओं से सामान्य रूप से कौन सा प्रत्यय होगा, यत, ण्यत और क्यप। तो वहां अजंत धातुओं से सामान्यतः प्रत्यय कौन सा होता है, यत होता है। और रि, हल और ण्यत के रूप में हलंत धातुओं से और ऋदंत धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है, ण्यत होता है। तो सबसे पहले हम यत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यत में यह निश्चित हो गया कि अजंत धातुओं से यत प्रत्यय किया जा रहा है। अब दूसरी चीज कि जब भी हम यत प्रत्यय करेंगे तो यत प्रत्यय के रूप में यही शेष रहेगा और स्वरांत धातुओं से हमको जोड़ना है। तो फिर दूसरी बात ये प्रारंभ हो जाती है, तो क्या उस धातु से जब आप यत प्रत्यय कर रहे हैं तो उस धातु में क्या चेंजेज मिलेगा, क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके रूप में देखिए यहां हम तो सीधा सीधा ये याद रखें कि जब भी कोई यत प्रत्यांत शब्द दिखाई देगा हमको धातु के पश्चात के रूप में, तो हमको इस स्थिति में दिखाई देगा, वहां या तो वो पूरा जो शब्द है वो इसके रूप में आएगा या फिर वो शब्द इसके रूप में आएगा। ऐसे यानी लास्ट में उसके ए रहेगा और उसके पश्चात आधा अक्षर रहेगा और उसके पश्चात ये रहेगा। इस स्थिति में मिलने वाला शब्द हमको यत प्रत्यय के लिए मिलेगा, उसमें आपको यत प्रत्यय ऑप्शन में भरना है। तो ये बिल्कुल सरल है, केवल 2 बात याद रखनी हमको यत प्रत्यय के लिए दिए हुए शब्द में। अब ये 2 बातें कैसे, कारण यह है कि जिस धातु के लास्ट में आ होगा, ई होगा और उसके पश्चात ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर
अगर किसी धातु के लास्ट में है तो वहां इस पहले नियम का शब्द मिलेगा, और इसके पश्चात यदि कोई उकारांत धातु है अथवा कोई री वाली धातु है, या फिर कुछ ऐसी धातुओं से भी यत् प्रत्यय होता है जिसमें कोई हलंत शब्द होता है, उसको थोड़ा सा अगले चैप्टर पर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो स्वर तो ये पूरे हो गए हमारे। अकारांत धातुएं होती नहीं, तो आ से स्टार्ट है, आ ई ए ऐ ओ औ और बचा ऊ और री। तो इन दोनों के लिए दो पार्ट बनाए, और इन दो पार्टों से हम अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई इनके अंत वाली धातु आएगी तो हमको इस कंडीशन में उस शब्द को बनाना है। जैसे देखिए, मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, ये एक धातु का नाम लिखा पा, इसी तरह एक धातु का नाम लिखा ज्ञा, इसी तरह एक धातु लिखी मैंने जैसे ची, इसी तरह एक धातु लिखी नी, और इसी तरह से एक धातु लिखी जैसे मैंने सो। अब देखिए, इसके रूप में वाली धातुएं हम पढ़ रहे हैं। अब यहां इन सब की जगह पर यत् प्रत्यय में आ के स्थान पर भी ई होकर के उसको गुण होता है, इसलिए इन सब को हमको ए कर देना है। और इसके पश्चात इस प्रत्यय का जो बच रहा है शेष, ये जोड़ देंगे। अब इसके बाद में बात आती है कि क्या इसके पीछे विसर्ग करें, क्या इसके पीछे मैं करें, क्या इसके पीछे आ लगाएं। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। एक वचन में हम इनका प्रयोग करेंगे, और यदि बहुवचन नपुंसक लिंग है तो उसके पीछे आनी का प्रयोग भी हो सकता है। बहुवचन में पुल्लिंग में आ का प्रयोग करेंगे, विसर्ग हो जाएगा। तो ये सब चीजें, ये उससे आगे आने वाले शब्द के आधार पर, कर्म के आधार पर ये चेंजेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रथम दृष्टि में हमको जैसे मैं वाले को राइट कर सकते हैं, पेयम कर सकते हैं, क्योंकि भाव और कर्म के रूप में इनका जब प्रयोग किया जा रहा है तो ये सबसे पहले स्टार्ट में राइट है। मान लो कोई ऐसी स्थिति है कि जब पुल्लिंग शब्द पहले आ रहा है तो उसके आधार पर पुल्लिंग आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो यत् प्रत्यय आपने जोड़ा उसके पीछे विसर्ग में आनी किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, और वो इस तरीके से, जैसे गेय लिख दिया आपने, जैसे चेयम लिख दिया आपने, जैसे नेया लिख दिया, जैसे सेयम लिख दिया, जैसे दा धातु लिखेंगे तो देयम लिख दिया। अब देख रहे हैं, पहली जो प्रक्रिया आप पढ़ रहे थे, उस पहली प्रक्रिया के उदाहरण पढ़े हमने इन सभी धातुओं में। ए आई ओ वाली बहुत कम धातुएं होती है, ज्यादातर आकारांत और इकारांत से संबंधित धातुओं के प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें देखें कि ये जो पहला जो मैंने आपको बताया था कि यत् प्रत्यय में आपको ये चीज देखनी है, इसके आधार पर हम उत्तर भर सकते हैं। अब दूसरे को देखिए, दूसरे में हमको ये देखना है कोई भी शब्द ऐसा लिखा हुआ हो, जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा, ये लिखा है एक शब्द श्रव्य। अब यहाँ ये पूछा जाएगा बताओ श्रव्य में कौन सा प्रत्यय, तो बिल्कुल हमारी ये परिभाषा सामने आ रही है कि इधर ए होना चाहिए, उसके बाद आधाक्षर से मतलब स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए, और उसके पश्चात ये का प्रयोग होना चाहिए। तो स्पष्ट है ऐसा कैसा। तो अब देखिए, इसका मतलब यहाँ यह है कि ये जो औ होता है वह अगर आता है यहाँ, तो वह निश्चित ये समझ जाओ कि वो उकारांत धातु है। तो यहाँ श्रु धातु से ये प्रत्यय है। तो आप बता सकते हैं भू धातु से अगर ये प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ उ को ओ हो जाएगा और उसको औ आदेश, तो ये क्या बनेगा भव्य। श्रव्यम भी कर सकते हैं, श्रव्या भी कर सकते हैं, कर्म के आधार पर निश्चित होगा। अब भू से भव्य रूप आपने बनाया, इसका मतलब यहां देख रहे हैं ये वैसे पहले ए है और उसके पश्चात ये है। ऐसी स्थिति में हमको कौन सा प्रत्यय भरना है, यत् प्रत्यय भरना है। तो ये किस किस में आ सकता है, उ और री के रूप में। तो उ की पहचान क्या है, उसके पीछे व मिलेगा आधा। री की पहचान क्या है, उसके पीछे अर मिलेगा। जैसे उदाहरण लिखा है ये मैंने, जैसे व्री धातु है, तो अब यहाँ ये उदाहरण है, जैसे
वर्ये। अब ये पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि ये से पहले र है आधा और उससे पहले ए है, इसका मतलब यहाँ भी यत प्रत्यय है। इस तरीके से यत प्रत्यय की पहचान करेंगे। तो हम शब्द की पहचान भी कर रहे हैं और धातु से हम उसको जोड़ भी रहे हैं। इस तरीके से आराम से हम सभी उदाहरणों को कर सकते हैं। अब लास्ट में एक बात आती है, क्या यत प्रत्यय अजंत धातुओं से ही जुड़ता है? तो यहाँ एक ऑप्शन और प्राप्त हुआ हमको कि कभी कभी व्यंजन हलंत धातुओं से भी यत प्रत्यय होता है। तो हलंत धातुओं में ज़्यादातर जो उदाहरण है वो एक सूत्र विशेष है, पोर दुप्धात, यानी पै वर्ग, पै फै बै भै मैं। ये भी किस तरह की? जब इनसे पहले ए होगा। ऐसी हलंत धातुओं से भी यत प्रत्यय किया जाता है, वहां इस नियम से किया जाता है। वहां तो पूरी स्वरांत धातुएं आ गई। तो अब आप केवल यही समझ लो कि यदि कोई हलंत धातु से यत प्रत्यय होता है तो वो तभी हो सकता है जब उससे पहले ए होगा, और ये पहचान भी इसी के अंतर्गत है। इस दो के अलावा तीसरी कोई पहचान नहीं। जैसे आपने देखो एक उदाहरण अब इसका पढ़ते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे लव धातु है, तो लव धातु से लभ्यम। अब देखिए आप, लव धातु से क्या हुआ? लभ्यम हुआ। अब क्योंकि ये भय है और उससे पहले भय से पहले ए है, तो अब देख रहे हो ये ए आधा अक्षर और ये, तो इसका मतलब इसी नियम में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय। ऐसे सभी उदाहरण, जैसे एक लिखा आपने रम्य, इसका मतलब रम धातु। एक लिखा जैसे आपने गम्य, तो गम धातु। इसी तरह एक लिखा जैसे शक्य, तो शक धातु। यहां देखिए मैंने केवल पैफ है मैंने लिखा था, लेकिन एक बात और बोली थी मैंने कि जब इस स्थिति में कोई मिलेगा तो वहां यत प्रत्यय होगा, चाहे उसमें कोई और भी व्यंजन आ सकता है, तब उसका सीधा उत्तर यहाँ इसके आधार पर आपको यत प्रत्यय भरना है। इस तरीके से हम इसके आधार पर सभी यत प्रत्यय के उदाहरणों को कर सकते हैं। एक जैसे ये स्वरांत धातुएं कुछ कम लिखी हुई है, अभ्यास के रूप में हम कर सकते हैं आगे। जैसे एक गई धातु है, तो गई धातु से भी क्या बनेगा? गेय। इसी तरह जैसे ध्येय धातु है, तो उससे भी क्या बनेगा? ध्येयम या ध्येय। तो देख रहे हो ये ऐ की मात्रा है, फिर भी हमको क्या लिखना है? ए, क्योंकि इन सभी के साथ हमको क्या करना है? ए करना है। सभी को चेंज करना है। आ की जगह भी ए करना है, ई की जगह भी ए करना है, इन चारों की जगह भी आपको ए करना है, और इस नियम से उस शब्द को बना देना है। तो इस तरीके से यत प्रत्यय के हम सभी उदाहरणों को कर सकते हैं। कोई से भी क्रियापद इस तरह का आता है, धातु से पूछवाए तब भी आपको ऐसे इस स्थिति में कर सकते हो। शब्द बना करके दिया हुआ है तो आप इससे पहचान लो, ये से पहले ए आ रहा है, ठीक है, ये से पहले आधा अक्षर, उससे पहले ए आ रहा है, तो वहां उसको यत प्रत्यय कर सकते हैं। अब इस यत प्रत्यय के पश्चात हम पहले क्यप को पढ़ लें तो फिर ऋणत बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो इसके पश्चात क्यप को पढ़ रहे हैं हम, देखिए। हाँ, अब देखिए यत प्रत्यय के बाद बिल्कुल आज आप तीनों प्रत्यय इस तरह से करके जाएंगे कि आप बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप प्रत्येक उदाहरण को देख करके अपना उत्तर भर सकोगे। इसलिए देखिए क्यप प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम, क्यप में भी वही यह शेष रहता है, लेकिन अब यहाँ याद रख लें आप, क्यप प्रत्यय बहुत कम गिनी चुनी धातुओं से पाणिनि ने कुछ सूत्र विशेष ही बनाए, उनसे ही हमको क्यप प्रत्यय जोड़ना है। लेकिन फिर भी क्यप प्रत्यय से जुड़ा हुआ कोई शब्द अगर दिखाई देता है तो उसके रूप में हमको इस तरीके से याद रखना है कि यहाँ इससे बड़ा हुआ जो शब्द है वो किस तरह का होगा, उसके पश्चात ये इस तरह की स्थिति होगी। ये देखिए, ये एक सूत्र काम करेगा यहाँ। ये शॉर्ट फॉर्मूला है क्यप प्रत्यय के उदाहरण को पहचानने का, क्योंकि इस प्रत्यय में ये क है। क वाले जो प्रत्यय होते हैं उनमें गुण नहीं होता, और जब गुण नहीं होता तो ये धातु के पीछे जो ई उ री होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं, यानी इनमें गुण की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए याद रखें जितने भी आप क वाले प्रत्यय पढ़ेंगे उनमें कभी आपको गुण नहीं करना है।
वहाँ संप्रसारण हो सकता है, यानी उसका विपरीत हो जाता है यण संधि का। तो ये पहचान है इसकी। अब इस तरह का कोई भी उदाहरण अगर आता है तब उसमें आपको क्या प्रत्यय भरना है। और गुण नहीं का मतलब धातु जब इस तरह की दे रखी है तो उसमें आपको गुण करना ही नहीं है। इसलिए अब देखो यहाँ इस स्थिति में ए भी आ सकता है, बहुत कम उदाहरणों में आता है। कारण कब आता है, जब मान लो किसी धातु का जैसे अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, तब वहां ए के पश्चात भी आधा अक्षर मिल सकता है। क्योंकि ए के पश्चात आधा अक्षर वाला हम यत् प्रत्यय में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ इसको हमने बाहर कर रखा है। यहाँ मुश्किल से एक आध उदाहरण इस तरह के मिलेंगे, बाकी तो इस नियम के आधार पर आपको काम करना है। ई उ री के पश्चात आधा वर्ण दिखाई देगा, यानी हलंत व्यंजन दिखाई देगा, और उसके पश्चात ये होगा। अब जैसे बहुत कम धातुओं से ये क्या प्रत्यय किया गया, पाणिनि का एक सूत्र विशेष है, तिस्तु वाला है, तो उसके आधार पर जैसे देखिए ई धातु है, इसका मतलब यहां जो ई धातु है तो इत्ते रूप बनता है। इसका मतलब यहां प्रथम स्थिति में जो ये शब्द थे, इसके बाद आधा अक्षर और ये दिखाई दिया, गुण नहीं दिया। या तीसरे नंबर पर हम एक ऐसी स्थिति लिखते हैं, तुक का आगम होता है। कब होता है, लेकिन ह्रस्व स्वरों के बाद। अगर धातु के अंत में ह्रस्व स्वर है तो उसके साथ ये तय का आगम भी होता है। तो ये पहचान। अब इत्ते को देखकर आराम से बताएं, क्या यहाँ आपने पढ़ा जो यत् प्रत्यय है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यत् प्रत्यय के लिए तो अ होता है, इसके लिए क्या आ रहा है, ये ई आ रहा है। तो ई आधा अक्षर और ये, इसके रूप में हम क्या प्रत्यय की पहचान करते हैं। इसी तरह जैसे एक उदाहरण मैंने देखा, ये देखो जैसे स्तु धातु लिखी, तो अब देख रहे हैं आप स्तु में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो ये स्तु ऊ रस्व है, तो ये तय का आगम कर देंगे, तुक का आगम होगा और ये स्तुत्य होगा। इसी तरह से एक ये विशेष उदाहरण है इसका, सास धातु से शिष्य बनता है। तो शिष्य शब्द को देख करके तो आप बता दोगे कि यहाँ क्या प्रत्यय, क्योंकि ये से पहले आधा अक्षर है और उससे पहले ई है। लेकिन धातु, इसमें धातु पूछ लेता है, तो ये चिन्हित कर लें आप। ये इस क्या प्रत्यय का एक मुख्य उदाहरण है, कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है कि शिष्य में कौन सी धातु है, तो सास धातु लिखें, और शिष्य में कौन सा प्रत्यय है तो क्या प्रत्यय भरें। सास धातु से क्या प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, तो शिष्य बने। इसी तरीके से आगे जितने भी उदाहरण होंगे, जैसे एक धातु है आपकी व्री, तो व्री भी ह्रस्व स्वर है, इसके पीछे तय का आगम हो जाएगा तो वृत्य हो जाएगा। व्री धातु से वृत्य शब्द बनेगा। इसी तरह जैसे भ्री धातु है, उससे क्या बनेगा, भृत्य बनेगा। इसी तरह जैसे जुस धातु है तो क्या रूप बनेगा, जुस्य बनेगा। इसी तरह जैसे प्र उपसर्ग है, ग्रह धातु है, और क्या प्रत्यय है तो क्या रूप बना, प्रग्रह्यम। देखा आपने, ये जो यहां थोड़ा ध्यान रखें, कै वाले प्रत्ययों में ये जो र होता है इसकी जगह संप्रसारण होकर के री हो जाता है। तो ये प्रग्रह्यम में भी, अब उत्तर तो दे दोगे आप, प्रग्रह्यम में कोई पूछता है कि कौन सा प्रत्यय, तो आराम से उत्तर देंगे हम, क्योंकि क्या प्रत्यय की ये जो पहचान है, इसको इस पर पूरा फोकस रखना है रीट के लिए, क्योंकि वहां सिर्फ ये पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय, तो इसको देख करके आप अपना उत्तर भर सकोगे। तो ये प्रग्रह्यम लिखा है, देखो इसका मतलब ये री आ रहा है, इसके बाद आधा अक्षर आ रहा है और उसके बाद ये आ रहा है। मैं, विसर्ग आदि ये तो उस शब्द को पूरा करने के लिए होते हैं, इनकी प्रत्यय में ये शामिल नहीं होते हैं। इस तरीके से हम इस प्रत्यय को पढ़ेंगे, क्या प्रत्यय को पढ़ेंगे। अब आपने दो बातें याद कर ली कि एक तो ये चीज आप पढ़ चुके, और एक ये पढ़ लिया, और तीसरे में ये पढ़ लिया। ये चीजें आप पढ़ चुके, इन चीजों में दो प्रत्यय आ गए, एक यत आ गया और एक क्यफ। विशेषकर इन पे ज्यादा ध्यान दें हम, क्योंकि इसके आधार पर आपको शब्द में चयन करना है कौन सा प्रत्यय। अब रही बात क्या कि इनके अलावा और कोई स्थिति आती है और वहां
ये दिखाई देता है प्रत्यय के रूप में, तब आपको ये उत्तर भरना है। यानी णत प्रत्यय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर हम यत और क्यप को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो अपने आप ही जो शब्द बच गया उसमें क्या प्रत्यय भरेंगे, हम णत भरेंगे। अब जैसे कोई पूछे आपसे कि बताओ आचार्य में कौन सा प्रत्यय है, तो बिल्कुल आप आराम से उत्तर देंगे। देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि पीछे ये आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक है। उसके बाद ये देखो कि इससे पहले आधा अक्षर आ रहा है, ठीक, और आधा अक्षर से पहले क्या आ रहा है, आ। तो आ इनमें से किसी में भी नहीं है, इसका मतलब ये इसका उत्तर है। कौन सा प्रत्यय हुआ यहां, णत हुआ। ऐसे देखेंगे। और यदि इसको ये लिख दिया गया आचार्य, तब आप समझ जाइए ए के बाद रह है, इसका मतलब यहां यत प्रत्यय है। आचार्य में णत प्रत्यय है और आचार्य में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। इसके बाद एक लिखा जैसे मृज्य, अब आराम से उत्तर देंगे आप। मृज्य में देखो ये से पहले आधा अक्षर और उससे पहले क्या है, री, इसका मतलब ये क्यप प्रत्यय है। तो ये क्यप का उदाहरण, ये आपका यत का उदाहरण, ये आपका णत का उदाहरण। इसी तरीके से एक उदाहरण लिखा जैसे मार्गे, आराम से उत्तर देंगे। ये से पहले आधा अक्षर और यहां इससे पहले क्या आ रहा है, आ, इसका मतलब ये कौन सा प्रत्यय है, णत प्रत्यय है। इसी तरीके से एक उदाहरण लिखा जैसे ये भक्ष्य, यहां जरूर थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहां देखेंगे आप कि ये से पहले आधा अक्षर और उससे पहले ए है, तो क्या भरना चाहिए हमको, ए आधा अक्षर, ये यत भरना चाहिए, लेकिन ये उत्तर गलत है। यहां भी आपको णत भरना है, कारण कि यहां क्षय में दो आधे अक्षर हैं, इसलिए यत प्रत्यय के लिए आधा अक्षर एक ही मान्य है। अगर दो आधे अक्षर हैं तब वहां और कोई विकल्प ही नहीं है, वहां सीधा उत्तर क्या है, णत। इसलिए याद रखें, जो संयुक्त अक्षर के रूप में क्षेत्र ज्ञ आदि जो आते हैं और यदि वो आधे अक्षर के रूप में काउंट किए जाते हैं तब उसमें आपको उत्तर ही यही भरना है, णत, दूसरा उत्तर नहीं भरना है। जैसे एक पढ़ा आपने ये लेख्य, तो पहचान करिए लेख्य में ये से पहले आधा अक्षर और उससे पहले एक ही मात्रा है, तो यहां किसी में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है, णत प्रत्यय है। कई बार लोग इसको लेख्य को देख करके सीधा थोड़ा जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और वो उसमें यत भर देते हैं, वो देख लेते हैं कि ए प्लस ये है, लेकिन ए प्लस ये के बीच में आधा अक्षर नहीं है यत प्रत्यय में, वहां आधा अक्षर है, इसका मतलब वो किस में आएगा, णत प्रत्यय के रूप में आएगा। एक है जैसे ये लिखा आपने आरोग्यम, अब यहां देखिए ये से पहले आधा अक्षर और उससे पहले क्या आ रहा है, ओ, इसका मतलब कौन सा है, णत। सिर्फ ये तीन याद कर लो, तीन प्रत्यय याद हो गए, बिल्कुल कितना सरल है। ए प्लस ये यत प्रत्यय, ए प्लस आधा अक्षर प्लस ये यत प्रत्यय, ई उ री आधा अक्षर ये क्या प्रत्यय, इनके अलावा की स्थिति में णत प्रत्यय, वहां णत प्रत्यय के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। मुश्किल से कोई 4-5 उदाहरण अपवाद के दृष्टिकोण से अलग तरह के आ सकते हैं, उनको मैं बता रहा हूं इस तरीके से कि जैसे एक तो ये आपका एक ऐसा उदाहरण है ये जन्यम, इसको अपवाद उदाहरण मान करके ऐसे उदाहरणों को रट लेना चाहिए। जैसे मान लो 3 प्रत्यय, अगर आप 3 उदाहरण रट भी लें तो कोई बुरी बात नहीं है, बाकी सब इस नियम से हो रहे हैं। तो जन्यम एक ऐसा उदाहरण है जिसमें यत और णत दोनों उत्तर होते हैं, इसमें यत भी होता है और णत भी होता है। एक दूसरा एक और उदाहरण है, तो ये 2-3 उदाहरणों को स्टार्ट में ही याद कर लें और उसके बाद यत णत क्यप को याद करें। तो दूसरा जो एक उदाहरण और है खेयम, इसमें आपको क्यप प्रत्युत्तर भरना है, कारण ये खन धातु है और इस न की जगह ई हो जाता है, इसलिए ये ए प्लस ये के रूप में यत में जा रहा है। तो उन 2-3 को वैसे पहले याद कर लें कि खेयम में यत नहीं होता है, क्यप होता है, जन्यम में यत और णत दोनों होते हैं। मार्गी जो उदाहरण है उसमें आपका णत प्रत्यय, आपको देख करके हम उसका उत्तर भर सकते हैं।
अधिकतर णित जो प्रत्यय है वो हलंत धातु से, प्रश्न आता है कि भाई हलंत धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है, तब सबसे पहला उत्तर हमारा णित होना चाहिए। और एक ऋकारांत धातुओं से कौन सा प्रत्यय होना चाहिए, तब भी हमारा उत्तर आना चाहिए क्या, णित। ये बात हुई कि किस किस प्रकार की धातु से कौन से प्रत्यय होते हैं। सबसे पहली लाइन, अजंत धातुओं से यानी जिनके पीछे स्वर होता है उनसे सबसे पहले प्राथमिक दृष्टिकोण से यत प्रत्यय किया जाता है। हलंत धातुओं से सबसे पहले णित प्रत्यय किया जाता है। ऋकारांत धातुओं से भी सबसे पहले णित, हालांकि ऋकारांत अजंत धातु होती है लेकिन ऋकारांत री वाले को णित में लिया गया है, इसलिए ऋकारांत धातुओं से सर्वाधिक कौन से प्रत्यय होंगे, णित। क्यप प्रत्यय के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। क्यप प्रत्यय में कुछ पाणिनि के 3-4 सूत्रों के आधार पर कुछ धातुएं विशेष लिखी गई कि इनसे क्यप प्रत्यय होता है, लेकिन जिनसे होता है उनसे जो शब्द बने हुए हैं वो इस स्थिति में मिलते हैं, और इससे मिलने वाले शब्द इस स्थिति में मिलते हैं। इसके अलावा जो शब्द मिलते हैं वो आपके णित प्रत्यय के रूप में होते हैं। उनमें आपको ई को ए गुण कर देना है, जैसे लिख धातु है तो लेख्य हो जाएगा क्योंकि इसमें गुण होगा, इनमें गुण नहीं होता है। एक है जैसे मान लो यहाँ कोई इस तरह की धातु है जिसमें इसका प्रयोग किया गया, णित प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, ये शब्द लिखा पाठ्यम। अब बताइए कौन सा प्रत्यय है, वाद्यम। एक लिखा शिक्ष्यम। तो देखिए पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है, सीधी सी बात है, ये से पहले क्या है, आधा अक्षर, आधा अक्षर से पहले क्या है, आ इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब प्रत्यय कौन सा है, णित। वाद्यम में भी ऐसा ही, ये से पहले आधा अक्षर है और उससे पहले आ है, इसका मतलब यहां भी कौन सा प्रत्यय है, णित। शिक्षम में देखिएगा, शिक्षम में ये से पहले आधा अक्षर और उससे पहले क्या है, ई, तो ई के रूप में क्या प्रत्यय की स्थिति हो सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक नियम बताया था कि जहां ये क्षय 2 आधे अक्षर माने जाते हैं और 2 आधे अक्षर के रूप में कभी भी यत और क्यप नहीं होंगे, वहां एक ही उत्तर मिलेगा हमको, णित। तो जहां पर 2 आधे अक्षर बीच में दिखाई दे जाए तब आपको णित भरना है। जैसे मान लो ये लिखा वाच्यम, तो वाच्यम में ये 2 आधे अक्षर, एक आधा अक्षर है लेकिन उससे पहले क्या है, आ, तो आ के रूप में कौन सा प्रत्यय भरेंगे हम, णित प्रत्यय भरेंगे। इसी तरह से एक लिखा जैसे वंदे, तो वंदे के रूप में भी देखिए यहां ये 2 आधे अक्षर हैं, इसका मतलब यहां पर भी कौन सा प्रत्यय होगा, णित प्रत्यय के रूप में हम प्रयोग करेंगे। एक यहां हन जो धातु होती है उस हन धातु को वध आदेश होता है, और पूछा जाए कि वध्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय हो गया क्योंकि ये ए है और इसके पश्चात ध आधा अक्षर है। और जब हन धातु से णित प्रत्यय होता है तो उसमें एक शब्द बनता है घात्य। तो ये 3-4 उदाहरण णित प्रत्यय में भी थोड़े अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि इनको ही ज्यादा पूछता है। इनमें क्या है, थोड़ा सा एक विपरीत प्रश्न कर लेता है वो ये पूछता है कि घात्य में धातु कौन सी है, तो जहां भी घात शब्द कहीं भी दिखाई देगा उसमें आपको उत्तर अपना हन धातु भरनी है। वध को भी हन को भी वदादेश हो जाता है तो वहां पर वध्य के रूप में हन धातु का प्रयोग करना है। इनके रूप में वध्य के रूप में आपका यत प्रत्यय, घात्य के रूप में आपका णित प्रत्यय। इस तरीके से हम तीनों प्रत्ययों को आराम से पढ़ सकते हैं। एक मैंने कहा था कि एक चौथा प्रत्यय भी हम इसमें पढ़ सकते थे, लप प्रत्यय में भी यह अवस्था है, तो ये उसके उदाहरण की पहचान करने के लिए तो आपको केवल नाम याद रखना है कि लप प्रत्यय एक प्रत्यय होता है, उसमें यह अवस्था है, उसका उदाहरण बिल्कुल सरल है, उसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। उसमें तो सिर्फ यही याद रख लो कि पहले कोई उपसर्ग होगा और लास्ट में जो ये आएगा उस ये के पीछे कोई विसर्ग, मैं, आ आदि किसी का भी प्रयोग नहीं होता है, शुद्ध ये का प्रयोग होता है, तब वहां और कोई प्रत्यय बताना ही नहीं है, वहां सिर्फ कौन सा प्रत्यय हो गया, लप प्रत्यय हो गया। तो रीट के अंतर्गत यही चीज पूछी जाएगी, बताओ कई बार प्रश्न आया ना कि विक्षय में कौन सा प्रत्यय है, तो अब देखा हमने कि ये के पीछे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये लप प्रत्यय है। इस तरीके से आज हमने प्रत्ययों को प्रारंभ किया है और प्रत्ययों को प्रारंभ करके उनका अर्थ, उनके भेद और ये कृत्य प्रत्ययों के 4 प्रत्यय, हमने 3 तो कृत्य प्रत्यय का और 1 कृत प्रत्यय का उदाहरण पढ़ा है, जिसमें यत, णित, क्यप और
आपका ल्यप प्रत्यय, और चारों को आप आराम से पहचान सकते हैं। आप घर पर इनकी तैयारी करें, जितने भी उदाहरण है उसके आधार पर, इनके आधार पर सब सही कर सकते हैं। एक बार आप इस तरह का अभ्यास करें। इनके आगे जो और प्रत्यय हैं, आगे की जो श्रृंखला है, उसमें कल हम इससे आगे आने वाले प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे।